प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अमेरिकी संविधान के विकास कैसे हुआ इस पे चर्चा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का जो निर्माण है वो 1779 में हुआ, परंतु इस संविधान का निर्माण यकायकी नहीं हो गया, वरन इसके पीछे 150 वर्षों का संघर्षपूर्ण इतिहास रहा है, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अमेरिका में बसे उन्होंने स्वतंत्रता की घोषणा की और अपने लिए एक संविधान का निर्माण किया। तो इस प्रकार इस संविधान का जो उदय है वो 4 चरणों में हुआ। पहला औपनिवेशिक युग, दूसरा स्वतंत्रता की घोषणा, तीसरा परिसंघ की स्थापना और चौथा संविधान का निर्माण। अब हम देखते हैं सबसे पहले औपनिवेशिक युग यानी डोमिनियन पीरियड। संयुक्त राज्य अमेरिका आज विश्व का सर्वाधिक और समुन्नत और समृद्ध लोकतंत्र है, परंतु इतिहास की दृष्टि से यह संसार के नवीन देशों में से एक है। 1492 में स्पेन निवासी कोलंबस ने पश्चिमी हिंदू द्वीपों की खोज की और इस तरह उसने यूरोप के लिए अमेरिका के द्वार खोल दिए। 17वीं सदी में यूरोप के लोग बहुत बड़ी संख्या में और बहुत तीव्र गति से अमेरिका में जाकर बसने लगे। उनके अमेरिका जाकर बसने का कारण आर्थिक और धार्मिक था। यूरोप से अमेरिका गए हुए व्यक्ति, जिनमें काफ़ी बड़ी संख्या में अंग्रेज थे, अपने साथ सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन की परंपराएं और शासन संबंधी विचार भी ले गए थे। व्यवस्था प्रिय होने के नाते उनके द्वारा यह आवश्यक समझा गया कि उपनिवेशों की स्थापना के लिए ब्रिटिश सरकार से विधिवत आज्ञा प्राप्त की जाए। अतः ब्रिटिश सम्राट से प्राप्त आज्ञा पत्र के आधार पर 1775 तक अमेरिका में अलग अलग 13 उपनिवेशों की स्थापना हो गई थी। इन उपनिवेशों की शासन व्यवस्था में परस्पर कुछ अंतर होते हुए भी यह सामान्य बात थी कि आंतरिक प्रशासन संबंधी मामलों में पर्याप्त सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होते हुए भी वैदेशिक तथा सेना संबंधी मामलों का संचालन ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया जाता था। उसके बाद दूसरा चरण आता है स्वतंत्रता की ओर, टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस। अमेरिका में बसे हुए यह व्यक्ति मूलतः यूरोपियन और इनमें भी अधिकांश थे अंग्रेज थे, किंतु समय बीतने के साथ साथ इन उपनिवेशों की अपनी एक संस्कृति और राष्ट्रीयता का विकास होने लगा। इनमें अपने मातृ देश के प्रति भावनात्मक लगाव कम होने लगा और स्वशासन की दिशा में सोचने लगे। तात्कालिक अंग्रेज शासकों की अदूरदर्शिता ने इस निर्बल प्रवृत्ति को स्वतंत्रता के प्रति अदम्य इच्छा में परिणत कर दिया और 1760 के आसपास ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति शोचनीय थी। इंग्लैंड ने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिकन उपनिवेशों पर अनेक कर लगाने तथा ऐसे कठोर व्यापारिक कानून पारित करने शुरू किए जिनसे केवल इंग्लैंड को ही लाभ होता था। अमेरिकी उपनिवेशों ने इन कानूनों का विरोध किया तथा नए अनुचित कर देने से स्पष्ट इनकार कर दिया और प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन की घोषणा की। इंग्लैंड ने कठोरता के साथ अमेरिकी जनता की आवाज़ को दबा देने का निश्चय किया और इंग्लैंड ने जितनी कठोरता प्रदर्शित की उतनी सीमा तक ये 13 उपनिवेश एक दूसरे के निकट आते गए और उनमें सामान्य अमेरिकी राष्ट्रीयता का विकास स्पष्ट हो गया। इसी समय 16 दिसंबर 1773 को मैसाचुसेट्स के बोस्टन नगर में नगरवासियों ने चाय के भरे हुए 3 जहाज़ों को नष्ट कर दिया। ब्रिटिश शासन ने विद्रोहियों को दमन करने के लिए अनेक कानून बनाए। इन कानूनों से मैसाचुसेट्स में बहुत रोष फैला और
अन्य उपनिवेशों में भी मैसाचुसेट्स को सहायता देने का वचन दिया। उपनिवेशों की शोचनीय स्थिति पर विचार के लिए उपनिवेशों के प्रतिनिधियों की 5 सितंबर 1774 को फिलाडेल्फिया में बैठक हुई। यह सभा महाद्वीप की प्रथम कांग्रेस कहलाती है। एक एसोसिएशन बनाई गई और इस कांग्रेस ने दमनकारी कानूनों को रद्द करने के लिए सम्राट के पास एक याचिका भेजी, लेकिन जॉर्ज तृतीय ने इस याचिका को दोबारा ठुकरा दिया और इसके बाद अमेरिका में विद्रोह की भावना तीव्र होती गई। 10 मई 1775 को फिलाडेल्फिया में ही दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस हुई। महाद्वीपीय कांग्रेस में इंग्लैंड से युद्ध का प्रस्ताव पेश किया और जॉर्ज वाशिंगटन को अमेरिका की नागरिक सेना का सर्वोच्च सेनापति भी नियुक्त कर दिया गया। इतना सब कुछ किए जाने के बावजूद अनेक अमेरिकी प्रतिनिधि इंग्लैंड से पूर्णतः संबंध विच्छेद करने के पक्ष में नहीं थे और जॉर्ज वाशिंगटन भी इसी विचारधारा के थे। अब भी उनकी प्रमुख मांग यही थी कि उनसे परामर्श लिए बिना ब्रिटिश संसद उन पर कोई कर नहीं लगाए, लेकिन ब्रिटेन ने समझौते का कोई प्रयत्न नहीं किया। इसके बाद 4 जुलाई 1776 को औपचारिक रूप से अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई, जिसमें कहा गया कि हम इन सत्यों को स्वयं सिद्ध मानते हैं कि सभी मनुष्य समान उत्पन्न हुए हैं और उनके सृष्टा ने इन्हें कुछ ऐसे अधिकार दिए हैं जो उनसे छीने नहीं जा सकते। इनमें जीवन, स्वतंत्रता और सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने के अधिकार भी सम्मिलित हैं। इन अधिकारों की रक्षा हेतु ही मनुष्यों में सरकारों की स्थापना होती है और उन्हें शासन करने का अधिकार भी जनता की अनुमति से ही प्राप्त होता है। जब भी कोई शासन इन उद्देश्यों के लिए घातक बन जाए, तब लोगों को अधिकार होता है कि वह उसे बदल दे या समाप्त कर दे और ऐसे नवीन शासन की स्थापना करे जिससे उनकी अपनी सुरक्षा और सुख समृद्धि स्थायी रहने की सबसे अधिक आशा हो। 23 अगस्त 1775 को सम्राट जॉर्ज तृतीय ने घोषणा की कि उपनिवेशों ने विद्रोह कर दिया है। ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति के बल पर विद्रोह को कुचलने का निश्चय किया। ग्रेट ब्रिटेन तथा अमेरिकी उपनिवेशों में 6 वर्ष तक युद्ध चला, जिसका अंत 19 अक्टूबर 1781 को अमेरिकी उपनिवेशों की जीत और ब्रिटिश सेनापति कार्निवास की पराजय हुई। ब्रिटिश लोक सदन ने युद्ध समाप्त करने के लिए मतदान किया और लॉर्ड नॉर्थ की सरकार ने अपना त्यागपत्र दे दिया। सम्राट जॉर्ज तृतीय ने नवीन सरकार गठित की, जिसने अमेरिका की स्वतंत्रता को मान्यता दे दी और 1783 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक संधि हुई। 4 जुलाई फिर है इसमें तीसरा जो चरण आया कि परिसंघ की स्थापना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉन्फेडरेशन। 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा करने के साथ ही अमेरिकी उपनिवेशों ने संगठित होने और एक इकाई के रूप में कार्य करने की आवश्यकता अनुभव की। महाद्वीपीय कांग्रेस के द्वारा पर्याप्त वाद विवाद के बाद 17 नवंबर 1777 को परिसंघ की स्थापना का प्रस्ताव पास किया और इस प्रस्ताव के आधार पर 1781 में परिसंघ की स्थापना की गई। परिसंघ प्रारंभ से ही बहुत निर्बल था और परिसंघ के स्थान पर नवीन संविधान के निर्माण की आवश्यकता की गई। बाद में चौथा चरण, तीसरा इसी में ही है, फिर चौथा चरण जो आया हमारा संविधान के विकास का, कि वर्तमान संविधान के विकास का चरण है ना, एनेक्टमेंट ऑफ प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन। परिसंघ के आधार पर इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध जीत लिया गया, किंतु प्रारंभ से ही परिसंघ की व्यवस्था और उसके विधान की त्रुटियां नितांत स्पष्ट हो गई। अतः विधान पर दोबारा विचार करने के लिए 1787 को फिलाडेल्फिया में एक सभा हुई, जिसमें 13 राज्यों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सभा में भाग लेने वाले कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति थे: जेम्स मेडिसन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, जॉर्ज मेसन, जेम्स विल्सन, रॉबर्ट मॉरिस और जॉन डिकिंस आदि।
जॉर्ज वॉशिंगटन ने इस सभा की अध्यक्षता की। नवीन संविधान के निर्माण में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होना नितांत स्वाभाविक था। प्रारंभ में ही सभा में दो वर्ग बन गए, प्रथम संघवाद के समर्थक और दूसरा संघवाद के विरोधी, और अंत में संघवादी पक्ष की विजय हुई और परिसंघ के स्थान पर नवीन राज्य की स्थापना का प्रारूप तैयार किया जाने लगा। सम्मेलन में और भी कई समस्याएं थीं। राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के गठन की पद्धति पर छोटे राज्यों के प्रतिनिधियों का आपसी विरोध भी सामने आया। बड़े और छोटे राज्यों के प्रतिनिधियों का आपसी विरोध भी सामने आया और अंत में 10 दिन तक बहस के बाद महान समझौता हुआ। इस समझौते के अनुसार केंद्र में व्यवस्थापिका के 2 सदनों की व्यवस्था की गई। यह निश्चित किया गया कि निम्न सदन यानी प्रतिनिधि सभा में जनसंख्या के आधार पर राज्य के प्रतिनिधि चुने जाएंगे, लेकिन दूसरे सदन सीनेट में छोटे बड़े सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा। सम्मेलन के सदस्य मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत से बहुत अधिक प्रभावित थे, अतः इंग्लैंड की शासन व्यवस्था से नितांत भिन्न अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया और अंत में 26 जुलाई 1787 तक संविधान के प्रमुख सिद्धांतों पर सहमति हो पाई। 26 प्रस्तावों के रूप में भावी संविधान को स्वीकार कर लिया गया और सम्मेलन में स्वीकृत प्रस्तावों को विधान का रूप देने के लिए 8 सितंबर 1787 को मॉरिस की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसमें 15 सितंबर तक संविधान का प्रारूप तैयार कर दिया और 17 सितंबर 1787 को इस पर हस्ताक्षर हो गए। फिर उसके बाद जो आता है संविधान का अनुसमर्थन किस प्रकार से हुआ। संविधान का निर्माण तो हो गया, उसके बावजूद भी इसका रेक्टिफिकेशन करने में, इसको मान्यता देने में जो है सभी सदस्य एक नहीं थे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन एक संप्रभु संविधान सभा नहीं थी और इसके निर्णय तभी प्रभावशाली होते जबकि 2/3 राज्यों अर्थात 13 में से 9 राज्यों द्वारा इन्हें स्वीकार किया जाता, लेकिन विधान को स्वीकार करने में राज्यों ने उत्साह का परिचय नहीं दिया। पहला तो संघवाद के समर्थक अर्थात केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के समर्थक और संघवाद विरोधी केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाने के विरोधी थे। संघवाद के विरोधियों द्वारा इस आधार पर भी विधान का विरोध किया गया कि संविधान में अधिकार पत्र की कोई व्यवस्था नहीं है और अंत में संघवादियों ने यह स्वीकार कर लिया कि संविधान में अधिकार पत्र की व्यवस्था होनी आवश्यक है और उन्होंने आश्वासन दिया कि नवीन सरकार की स्थापना के तुरंत बाद अधिकार पत्र की व्यवस्था कर दी जाएगी। संघवाद विरोधियों के द्वारा केंद्र सरकार के संबंध में संघवादियों के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया गया और यह निश्चित किया गया कि संविधान के अनुसार निर्वाचन होकर नई सरकार 4 मार्च 1789 से कार्य प्रारंभ कर देगी। इस प्रकार विश्व के प्रथम निर्मित और लिखित संविधान का उदय हुआ और अमेरिका की जो वर्तमान जो शासन व्यवस्था है का संचालन 1787 में निर्मित और 1789 से लागू इस संविधान के आधार पर ही किया जाता रहा है। इसमें अब तक 27 संशोधन हो चुके हैं। धन्यवाद।